नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का एक और वीडियो हम लेके आए हैं। पार्ट 4 है ये उस सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो उनको ज़रूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ऐसा ही एक सीरीज़ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का भी चल रहा है, और हमने हिस्ट्री के अभी तक 7 वीडियोस प्रोड्यूस करे हैं, उनको भी ज़रूर देखिए और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन आपको करना है वो रिवीजन भी हो जाएगा, और वो सारे इवेंट्स, वो सारी घटनाएं, वो सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो बिना देर करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 165 में या फिर अनुच्छेद 310 में। तो क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, शायद पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसी परिस्थितियाँ जिनके बारे में अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं बने हुए हैं और ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तब राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल को उन परिस्थितियों में अपना काम करने के लिए प्रोविजंस बना सकता है, मतलब रूल्स वगैरह बना सकता है। ठीक है, सो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, किस आर्टिकल के अंडर राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकता है। क्या ये आर्टिकल 160 में है या फिर 162 में या 165 या फिर 310 में। तो सही आंसर क्या है, आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 के अंडर ये चीज़ दी हुई है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति खुद से अपने संज्ञान से चीज़ों को कर सकता है और अपनी समझ से ऐसे उपबंध, ऐसे प्रोविजंस बना सकता है राज्यपाल के लिए, ताकि राज्यपाल अपना काम कर पाएँ। अब आइए समझते हैं इस आर्टिकल 160 को, और राज्यपाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखते हैं। एक बार समझते हैं आर्टिकल 160 एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उसमें। इसमें लिखा है, द प्रेसिडेंट may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the governor of a state in any contingency not provided for in this chapter। ठीक है, मतलब राज्यपाल का जो जिसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर उसमें ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसे परिस्थितियों के लिए कुछ प्रोविजंस नहीं हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो खुद से वो चीज़ें कर सकता है, ताकि मतलब वो प्रोविजंस बना सकता है ताकि राज्यपाल जो है वो अपने कामों को ईजिली कर पाए। अब यहाँ पे कंटिजेंसी, अगर लीगल वर्ड है कंटिजेंसी, तो उसका मतलब क्या है कि अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंसेज हुज अकरेंस इज़ नॉट सर्टेन। मतलब वो जो चीज़ें हैं, वो इवेंट या फिर वो सर्कमस्टेंसेस जो अभी तक नहीं हुए हैं, उन परिस्थितियों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के लिए ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 160 के तहत बना सकता है। आइए बात करते हैं राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की। अब इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करती है, उसकी नियुक्ति, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के मोहर लगे आज्ञापत्र यानी कि वारंट के माध्यम से होती है, ना कि किसी इलेक्शन के थ्रू। जैसा हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के भी इलेक्शन होते हैं, तो उस तरीके से राज्यपाल का नहीं होता है। राज्यपाल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है किसी एक व्यक्ति को, और उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एक वारंट के थ्रू। ठीक है, सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, उससे संबंधी जो ये प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और गवर्नर बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा ये कि उसकी आयु जो है, उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स हो चुकी हो। सो ये सारी चीज़ें थी राज्यपाल के बारे में। अब बात करते हैं जो कंडीशन, जो शर्तें हैं राज्यपाल की, राज्यपाल के ऑफिस की, वो क्या क्या हैं। पहली शर्त यह है कि राजभवन के लिए उसे कोई भी रेंट नहीं देना होगा, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहता है। दूसरा, वह ना तो संसद और ना ही विधानसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी का भी उसको सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान ले वो संसद में या फिर किसी विधानसभा का सदस्य है, तो उस तारीख पर, मतलब जिस तारीख से वो राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहा है,
उसी तारीख में उसको वो वाला पद छोड़ना पड़ेगा जिस पे वो पहले से है। मतलब कि मान लीजिए अगर वो संसद का सदस्य है और उसको बनाया जा रहा है राज्यपाल, तो जिस डेट में राज्यपाल वो बनेगा उस डेट में संसद की सदस्यता उसे वहाँ से त्यागपत्र देना होगा, वहाँ से वो ख़त्म करना होगा। तीसरी बात क्या है कि अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में राज्यपाल के तौर पर काम कर रहा है तो उसके जो अलायंसेस, जो उसके भत्ते हैं, भत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें, ये राज्यों के बीच उस प्रपोर्शन में शेयर रहेंगे, उस प्रपोर्शन में उसको मतलब उस अनुपात में बांटे जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति तय करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में राज्यपाल बनाया जा रहा है। सो अब जो राज्यपाल के जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरीके से शेयर करा जाएगा, तो वो जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो डिसाइड करेंगे। जो भी प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन में ही इस खर्चे का वहन करेंगे ये दोनों स्टेट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो इसका कार्यकाल है, कार्यकाल के दौरान जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो भी भत्ते मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, यानी कि शर्तें जो हैं गवर्नर ऑफिस की, उसके बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर संसद, या फिर मंत्रिपरिषद? तो सही आंसर क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको क्या कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो आर्टिकल 148 में इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था है। दूसरी बात यह कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड होता है। अब इसके बात करते हैं हम फंक्शंस और ड्यूटीज़ की। तो जो कंसोलिडेटेड फंड हैं जो कि रिलेटेड हैं सभी अकाउंट्स के एक्सपेंडिचर की, तो उनका ये ऑडिट करता है, चाहे ये अकाउंट इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड के हों या फिर स्टेट के, और या फिर उन यूनियन टेरिटरीज़ के जहाँ पर विधानसभा है। इसके साथ ही ये भारत के कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होने वाले एक्सपेंडिचर और स्टेट्स के कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स से होने वाले एक्सपेंडिचर का भी ऑडिट करता है। साथ ही राष्ट्रपति या राज्यपाल की रिक्वेस्ट पर जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हैं, उनके अकाउंट्स का भी ऑडिट करता है। इसके बाद केंद्र सरकार के अकाउंट से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स को ये प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट इसको संसद के पटल पर रखता है। और ये चीज़ आर्टिकल 151 में गिवन है। मतलब कि ये जो है, जो ऑडिट करेगा केंद्र सरकार के अकाउंट्स का, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी वो ये राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति जो है उसको संसद के पटल पर रखेंगे। और ये आर्टिकल 151 में गिवन है। इसके बाद बात करें हम राज्यों की, तो राज्यों में भी सेम काम होगा। मतलब ये जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है ये गवर्नर को देंगे और गवर्नर उस रिपोर्ट को जाके विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। और एक और पॉइंट है इसमें कि वह संसद की पैक यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर यानी कि मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में। सो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? मतलब कि कौन जो है पंचायतों की संरचना के लिए जो प्रोविजंस है वो बनाने के लिए ऑथराइज है? राज्य का उपराज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, या फिर भारत का राष्ट्रपति? तो सही आंसर क्या है? राज्य का विधानमंडल। अब जब हम बात करते हैं पंचायतों की, तो पंचायत को जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची के अंडर उसको रखा गया है। मतलब कि जो पंचायत है वो राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार जो है वो राज्यों को ही होगा। ठीक है। और ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 243 में गिवन है, जिसमें ये चीज़ बोली गई है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। सो ये दोस्तों था इस क्वेश्चन के बारे में। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, या फिर 24वां संशोधन? तो सही आंसर क्या है इसका? 61वां संशोधन। इसमें जो मतदाता आयु थी, मतलब वोट डालने का जो एज था, उसको घटाया गया था। सो अब बात करते हैं इस संविधान संशोधन की। तो 1988 में ये संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 21 साल से 18 साल कर दी गई थी वोट डालने की एज। और ये जो इफ़ेक्टिव हुआ था वो हुआ था 28 मार्च 1989 को। सो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा।
साथ ही जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है और यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आया था 2014 में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित हुआ है या फिर संवैधानिक संगठन है? तो सही आंसर क्या है? संवैधानिक संगठन। मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, ये कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो यूपीएससी है ये एक संवैधानिक संगठन है और भारतीय जो संविधान है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 315 ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? हमारा लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से। ठीक है, और इसमें ये चीज़ गिवन है कि जो केंद्र है या संघ है उसके लिए एक आयोग रहेगा, लोक सेवा आयोग, और जो जितने भी राज्य हैं उनके लिए भी एक लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो सही आंसर क्या है इसका? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और थोड़ी बात समझते हैं। तो बात करें हम संविधान के आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल 280 में ये चीज़ है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि राज्यों और संघ के बीच में जो करों के आवंटन होगा उसके बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने का जो तरीका होगा उसके संबंध में ये राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बात करें पहले वित्त आयोग की, तो पहला वित्त आयोग जो था इसका गठन करा गया था 22 नवंबर 1951 को और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे के.सी. नियोगी। सो इस बात को याद रखिएगा। और इस समिति ने अपनी सिफारिश दी थी 1953 में। सो पहला जो वित्त आयोग बना वो 22 नवंबर 1951 में बना। इसने जो सिफारिश दी 1953 में दी और के.सी. नियोगी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। साथ ही ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 280 में ये चीज़ गिवन है कि हर 5 साल बाद जो है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसका काम क्या है कि ये संघ और राज्यों के बीच में जो करों का आवंटन होगा उसके बारे में है और राज्यों के बीच जो वितरण है उसका क्या तरीका होगा उसके बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा। सो ये कुछ बात थी वित्त आयोग के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर? तो सही आंसर क्या है? 1 माह के अंदर। मतलब जब भी आपातकाल की घोषणा होगी तो विद इन अ मंथ उसको संसद के अप्रूवल के लिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए उसके समक्ष उसको रखा जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ किस में दी हुई है? आर्टिकल 352 में दी हुई है, आपातकाल से रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य या फिर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य? तो सही आंसर क्या है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो था उनमें जो संबंध है उसकी समीक्षा के लिए सरकारीय आयोग बनाया गया था। सो अब बात करते हैं सरकारीय आयोग कब बना था और कौन इसके अध्यक्ष थे। बात करें इसके अध्यक्ष की तो जस्टिस R.S. सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और इसमें V. शिवरामन तथा S.R. सेन 2 और मेंबर भी थे। और फाइनली आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन अच्छे हो पाएँ। सो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या फिर राज्य विधान परिषदें? तो सही आंसर क्या है? राज्य विधान परिषदें, इनको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जहां तक हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा भंग हो सकती है, वो समाप्त नहीं होती।
बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ना तो भंग होती है और ना ही ये समाप्त हो सकती है। और वहीं हम बात करें राज्य विधानसभाओं की, तो राज्य विधानसभा भी सिर्फ भंग हो सकती हैं लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। तो ये सारी बात है हमारी इन सब के बारे में कि कौन भंग हो सकता है और कौन भंग नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कवर किया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। आपको ये हमारी वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही हैं कि जिसमें हमने क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो ये हैं ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कवर करे हुए हैं तो आप इतना अच्छा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को। और टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।